नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। लोकसभा चुनावों में 99 सीटें जीतकर अपने को थोड़ा मजबूत करने वाली कांग्रेस देश के कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर है। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के बाद झारखंड में भी गठबंधन सरकार को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस सभी जगह सत्ता से बाहर है। ऐसे में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है तब कई सारे सवाल हैं लोगों के जहन में, लेकिन सवाल खड़ा यह भी हो रहा है कि क्या इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाएगी। खासकर बीजेपी की प्रयोगशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की गृह राज्य में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन को 2027 के चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी और मोदी सरकार पर भी इस अधिवेशन में जमकर हमला बोला। उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को फिर से उठाया, कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस की नेता रेहाना रियाज ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता ही रोकना चाहते हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। कांग्रेस का यह अधिवेशन संगठन का कितना कायाकल्प कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी और आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। तो देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन से कायाकल्प का जिक्र और ऐसे में बेहद खास चर्चा ये है और इस चर्चा के लिए खास पैनल भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राय सिंह गोदारा जी मेरे साथ में है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं योगेंद्र गुप्ता जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राय सिंह जी आप ही से, क्योंकि 1961 के बाद में ये अधिवेशन अहमदाबाद में, यानी कि पूरे 64 साल का इंतजार रहा, लेकिन 64 साल के इंतजार को अगर देखा जाए तो 64 साल पहले 1961 में स्थिति कांग्रेस की बिल्कुल अलग थी। जब भावनगर में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय जिस तरह की स्थिति थी और एक के बाद एक जीत, राज्य दर राज्य जीत, उसके बाद में केंद्र तक सत्ता में काबिज होना, लेकिन आज 64 साल के बाद स्थिति बिल्कुल उलट। अहमदाबाद को फिर से चुना गया है इस अधिवेशन के लिए। क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी की रिवाइवल के लिए अहमदाबाद को चुनने के पीछे? सर देखिए जयती जी, कांग्रेस का जो अधिवेशन है अभी अहमदाबाद के अंदर चल रहा है और अहमदाबाद को चुनने का जो मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी का जी, उसमें यह था कि आज ये जो वर्ष है ये मुझे कहना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है जी। और इस वर्ष को ध्यान में रखते हुए गुजरात के अंदर काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है और वापस सत्ता में पार्टी कैसे आए और पूरे देश में एक संदेश देने के लिए आज जो है वो वेन्यू के रूप में अहमदाबाद को सिलेक्ट किया गया। और आपको जानकारी होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 1918 के अंदर महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन था, मुझे कहना चाहिए देश को आजादी का जो आंदोलन महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में चल रहा था और उसके अंदर उन्होंने अंग्रेज जो सरकार थी उसके द्वारा किसानों पे किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और इस आजादी के आंदोलन में शरीक हुए और 1928 के अंदर बारदोली आंदोलन में शामिल होकर के और अंग्रेजों की उन्होंने जो है किसानों की पक्ष लिया और उस समय जो उनके प्रभावशाली नेतृत्व के अंदर, उनके ऊर्जावान नेतृत्व के अंदर उन्होंने नेतृत्व किया और उससे वो सरदार कहलवाई। और आज की जो भाजपा सरकार है वही अंग्रेजों की तरह ही किसानों को कुचलने में लगी है। किसानों, आपने देखा पिछले दिनों किसानों के 3 जो क्रूर कानून लेकर के आए और उसके बाद में किस तरह से किसानों के राह के अंदर रोड़े डाले गए, किस तरह से कांटे बिछाए गए और कितने 700 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। और एमएसपी का इन्होंने वायदा किया इस केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने, और आज तक वो जो एमएसपी इन्होंने देने की कोई बात की नहीं करते हैं। इस तरह से उनको, मुझे कहना चाहिए कि अंग्रेजों की नीति पे ये केंद्र की सरकार चल रही है और इनको एक्सपोज करने के लिए आज हमने गुजरात की धरती चुनी है, इसलिए हमने ये जो हमारा जो अधिवेशन है वो वहां से चालू किया है। तो सर आपका रिवाइवल का क्या
मूड नहीं है, क्योंकि रिवाइवल के मूड में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आत्मचिंतन वो कर रही है। अधिवेशन भी छटा है। हालांकि राय सिंह जी, आपने जिक्र सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया, आपने कहा उनके बारे में, लेकिन शताब्दी वर्ष तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी 1924 में वहीं से अध्यक्ष भी बने थे वो, उनका भी एक बार जिक्र कर दीजिए। आप ठीक कर रही हैं। ये 100वां जो महात्मा गांधी जी का जो अध्यक्ष बने थे उसका 100वीं वर्षगांठ भी है। आप ये भी, और वो भी गुजरात से ही आते हैं, आप ठीक कह रही हैं। और इसके अलावा ये भी एक बड़ी वजह थी। और आपने देखा होगा कि गुजरात का जो महत्व था, गुजरात का जो योगदान था हमारे, खास करके हमारे जो नेताओं का आजादी के आंदोलन के अंदर, इस वजह से गुजरात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां तक कंसर्न है आजादी की लड़ाई का। लौटूंगी यहाँ पर। योगेंद्र जी, गुजरात के जिक्र वो कर रहे हैं और अहमदाबाद में अधिवेशन चल रहा है, लेकिन जो राजनीतिक जानकार है वो कहते हैं, और हम भी जब इतिहास के पन्ने टटोलते हैं, कहा जाता है कि जब भी देश में किसी भी नई राजनीतिक संस्कृति का उदय होता है तो गुजरात की पृष्ठभूमि का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कांग्रेस 64 साल पहले जब भावनगर में अधिवेशन हुआ था एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थी, लेकिन अब 64 साल के बाद धीरे धीरे वो पोजीशन जैसे कम हुई और फिर 6 दशक का लंबा इंतजार, एक तरीके से कांग्रेस को बड़ी निराशा गुजरात में हाथ लगी। तो क्या ये बात सही है कि नई राजनीतिक संस्कृति का उदय गुजरात की सरजमी से एक बार फिर से करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? योगेंद्र जी, जयंती, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अधिवेशन का उद्देश्य क्या है और गुजरात में अधिवेशन क्यों किया गया। देखिए, गुजरात में लंबे समय से कांग्रेस सरकार के बाहर है और जो पिछला चुनाव हुआ था 2022 के अंदर, वहां पर कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हो गई। आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से डेंट पहुंचाया और अब गुजरात में ऐसा लगता है कांग्रेस को कि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है, ऐसे में वापस से गुजरात में वो अपनी खोई जमीन को पा सकती है और एक बार फिर गुजरात में अपनी स्थिति को ठीक करते हुए राजनीतिक पटल पर, राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मैसेज वो दे सकती है। एक अघोषित उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो अधिवेशन हो रहा है, बहस इस पर होनी चाहिए कि जो अधिवेशन हो रहा है, अधिवेशन से आखिर कांग्रेस हासिल क्या करेगी। बिल्कुल। लेकिन उसके पहले देखना होगा कि अब तक के जो अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस ने उनसे क्या हासिल किया। आपको याद होगा कि पिछला जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर कांग्रेस से बहुत सारी बातें कही गई थी। ये कहा गया था कि एक परिवार से हम कितने लोगों को राजनीति में लेंगे, ये कहा गया था युवाओं को मौका देंगे, ये कहा गया था कि महिलाओं को मौका देंगे। सवाल उठता है कि अब तक जो सारी की सारी बातें हुई है, क्या कांग्रेस ने उसकी पालना की? आप देखेंगे तो कांग्रेस में पालना नहीं हुई। कांग्रेस की दिक्कत यह है जयंती कि कांग्रेस इस वक्त 4 जगह बटी हुई है। एक तरफ खड़गे हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी है, एक तरफ राहुल गांधी है जो अघोषित रूप से कांग्रेस के सर्वे सर्वा लेकिन घोषित रूप से उनकी जिम्मेदारी के विहीन है। दूसरा देखा जाए तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि प्रियंका कमान हाथ में ले ले, लेकिन राहुल गांधी के चलते कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में नहीं आ सकती। तो सवाल यह कि जब तक आप इस तरीके की उसमें रहेंगे उलझनों के अंदर, जब तक आप कोई फर्म फैसला नहीं लेंगे, आप कितने अधिवेशन कर लें, आपको वहां से निकलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम वहां से हम उनके साथ उनके खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल आप लड़िए, लेकिन पहले देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और आप में समानता क्या है। भारतीय जनता पार्टी में आज देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का बोलबाला है, अमित शाह का बोलबाला है, और वहां से जो आदेश आता है 100% को माना जाता है। आप राजस्थान को ले लीजिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार आई, एक पर्ची से भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। वसुंधरा राजे सिंधिया ने तमाम तरह की कोशिश से दांव पे फेंक ली, लेकिन हुआ क्या? आज सब शांत बैठे हुए हैं। अगर यही हालत कांग्रेस में होती तो क्या होता? आपने देखा। लेकिन योगेंद्र जी, जिक्र किया राहुल गांधी ने गुटबाजी का, उन्होंने गद्दारों का भी जिक्र किया और बाकायदा एक कोट उन्होंने दिया, वो मैं पढ़कर बताऊंगी आपको क्या कहा। वो जिक्र कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि लंबे समय के बाद एटलीस्ट वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्टी की परेशानी है कि कुछ लोग साथ में पार्टी के हैं, नाम कांग्रेस का है लेकिन मिले हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। गुजरात की भी यही स्थिति। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 40 करीब बहुत सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ पर है। लेकिन सवाल ये कि जब उन्होंने ये कह दिया और उनको मालूम है तो उनके खिलाफ हुआ क्या? क्या कोई एक्शन हुआ? क्या कोई एक्शन लेंगे? मैंने वही आपको समझाया। अगर यही स्थिति भाजपा में होती तो एक्शन हो चुका होता। कांग्रेस में ये स्थिति नहीं है कि कोई एक्शन ले पाए, और जब तक इस स्थिति से नहीं निकलेंगे तब तक चाहे कितने अधिवेशन कर लीजिए, कांग्रेस का पुनरुत्थान संभव नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। सुभाष जी, अधिवेशन को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्योंकि लंबे समय के बाद, लगभग 6 दशक से कांग्रेस पार्टी की जो कोशिश है गुजरात की सरजमी पर एक बार फिर से मजबूत स्टैंड लेने की, वो नाकाम ही साबित हो रही है। और अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्तमान जो पीढ़ी है वो तो बिल्कुल जानती ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कैसा था। एक दशक की पीढ़ी की अगर बात करें तो उन्हें पता ही नहीं गुजरात में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कैसा था, जबकि बड़ा गौरवशाली नेतृत्व था जब था। सुभाष जी, आपका क्या टेक है इस पर? जी, तो आपने बिल्कुल जो भूमिका बांधी है वो उसी तरह की है जैसे कि रेगिस्तान में क्या हुआ कि लगातार अकाल पड़ा एक बार, तो उसमें कोई 8 साल का बच्चा उस वक्त था और पहली बार बरसात देखी उसने,
उसने अपने माता पिता से, मोहल्ले पड़ोसी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि बरसात होती है इस तरह से। तो कांग्रेस का भी यही हाल है कि जो नई पीढ़ी है उसको ये पता ही नहीं कि कांग्रेस ने सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, देश पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया है, और कंट्रीब्यूशन है उसका कि भाई अंग्रेजों से जो जैसी भी लड़ाई अंग्रेजों से ली और फिर पावर ट्रांसफर लिया, तो ये उसकी थाती है, उसका इतिहास है। लेकिन अब बात क्या आ जाती है कि आखिर गुजरात ही क्यों? तो गुजरात इस वक्त कांग्रेस के प्रथम परिवार की कमजोर नस बना हुआ है। गुजरात के जो दो दिग्गज हैं, यानी कि गुजरात कमजोर नस के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, और कांग्रेस को गुजरात ने एक तरह से पॉलिटिकल कंपास के ऊपर, वर्ष के ऊपर ला दिया है। एक तरह की फ्रिंज पार्टी हो गई है कांग्रेस। कांग्रेस अब मेन स्ट्रीम की पार्टी मानी जाने की स्थिति नहीं रख रही है। और तो सुभाष जी, क्या ये सच है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रही है कांग्रेस, और यही कोशिश है? अकेले राहुल गांधी कितने भाषण दे लेंगे और कितने संबोधनों में इस चीज का जिक्र कर लेंगे कि गद्दारों को निकालो, लेकिन फिर जब इतिश्री हो जाती है, जब अधिवेशन खत्म हो जाता है, तो करने की जरूरत के बाद में फिर नजर कुछ होता नहीं है, आता नहीं है होता हुआ। नहीं तो डिसाइसिव है ही कहां? एक तो बात ये है साहब, देखिए कि जैसे कि दिल्ली में मुगल बादशाह जब लास्ट में मुगल सल्तनत रह गई थी तो वो पालन तक रह गए थे। नाम बादशाह का ही था, पट्टा जारी कर देते थे, जागीरदार बना देते थे, लेकिन जो सल्तनत थी वो पालन तक रह गई थी। और कांग्रेस की भी यही हालत है कि प्रथम परिवार को अपना एक जो चल रहा है। राय सिंह जी यहाँ पर उनसे पूछ लेते हैं। राय सिंह जी, क्योंकि जिक्र भी राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले संबोधन अपना दे रहे थे उसमें भी किया, और एक संबोधन और उन्होंने दिया, आप उससे अगर किनारा करें तो मैं पहले संबोधन आपको पढ़कर बता देती हूँ। बकायदा उन्होंने कहा कि गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक जो दिल और ईमानदारी से कांग्रेस के लिए लड़ते हैं और जनता के साथ जुड़े हैं, और दूसरे वो जिनका जनता से संपर्क टूट चुका है और बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर जरूरत पड़े तो 5 से 25, उन्होंने कहा बकायदा कि 5 से 25 ऐसे नेताओं को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। यह बयान पिछले महीने राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुजरात में संबोधित करते हुए दिया, जिसका जिक्र रेहाना रियाज ने भी कहा कि हाँ, वाकई में पार्टी में गुटबाजी की एक दीमक है जो पार्टी को कमजोर कर रही है। क्या वाकई में गुटबाजी की दीमक पार्टी को कमजोर करी है अहमदाबाद में और अलग अलग जगहों पर? देखिए जयंती जी, ये जो आप जो गुटबाजी की बात कर रहे हो, मैं नहीं समझता कि कोई गुटबाजी जैसी बात कांग्रेस पार्टी में है। तो राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं? परंतु ये इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के अंदर कुछ स्लीपर सेल्स हैं। मैं स्वीकार करता हूं, राहुल जी की बात को मैं तायद करता हूं, और निश्चित तौर पे उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और एक्शन करने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, वो उसके लिए स्वतंत्र है। ये एक तरह से हरी झंडी दी है उनको। राय सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से लौटूंगी क्योंकि अहमदाबाद से हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी जो कवर कर रहे हैं इस अधिवेशन को, वो जुड़े हुए हैं। दिनेश, स्वागत है डिबेट में आपका, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं और लंबे समय से कांग्रेस की कार्यप्रणाली को आप देख रहे हैं। दिनेश, कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि जो इतिहास है उसको एक बार फिर से रिवाइव किया जाए। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, एक नया कलेवर क्या वहां के कार्यकर्ताओं में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है दिनेश, जिसकी वजह से अधिवेशन किया गया? कार्यकर्ताओं का कैसा उत्साह है इस अधिवेशन को लेकर, और क्या इनसाइट इस अधिवेशन से? दिनेश जी, देखिए ताजा अपडेट तो ये है कि गुजरात की सरजमी पर जो 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उसका समापन अध्यक्ष खड़गे के जो भाषण के साथ है वो यहाँ पर हो चुका है। लेकिन जिन हालात में कांग्रेस पार्टी आज अधिवेशन करने जा रही है, इसके पीछे कई मकसद है। एक तो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका दोनों का गुजरात से नाता था, और जिस तरह वल्लभ भाई पटेल की लेगेसी को लेकर भाजपा दावा करती है, तो ऐसे में एक बार किस तरह उनके आदर्शों और विचारधारा पर चलते हुए पार्टी को मजबूत किया जाए। और गुजरात में पिछले 25 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तो राहुल गांधी चाहते हैं कि यहाँ एक करिश्माई प्रदर्शन 2027 के चुनाव में किया जाए, ताकि एक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हो सके, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव में हार की हैट्रिक लग चुकी है, कई राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में पार्टी को किस तरह जिंदा किया जाए, तो वो चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष है उनको सियासी रूप से ताकत दी जाए, ताकि वो पार्टी के जो नींव है, मजबूत नींव का काम है, वो निभा सके। तो इस तरह के जो प्रस्ताव है वो इस अधिवेशन में पारित किए गए। हालांकि राहुल गांधी ने अपना पूरा जो संबोधन है तकरीबन 1 घंटे का रहा, वो ओबीसी जो वर्ग है, जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और खास तौर से राजस्थान की बात करें तो आज बाकायदा जो जिस तरह पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गए थे, उनके समर्थन में खुलकर आ गए, और मंच से इस अधिवेशन के मंच से जूली के समर्थन में उतरे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि वो
खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन एक दलित नेता के मंदिर जाने पर उसको साफ करवाते हैं। तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो किसी का सम्मान और आदर नहीं करता। तो उन्होंने विचारधारा की लड़ाई बताई, हमेशा की तरह अडानी अंबानी पर उन्होंने अटैक यहाँ पर किया, लेकिन कई अहम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए, जिस तरह अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है। इसके लेकिन दिनेश, मुद्दा वही है, क्योंकि हम बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी कर ले, लेकिन जब बात राहुल गांधी करते हैं उन स्लीपर सेल्स की जो कार्यकर्ता यहाँ पर कहते हैं, राय सिंह जी मेरे साथ में, उनसे सवाल ले लेते हो दिनेश, फिर लौटूंगी क्योंकि उनसे सवाल कर ही रही थी जब आपसे जुड़ी। राय सिंह जी, आप बात अपनी कंप्लीट करे थे, आपने स्लीपर सेल्स का जिक्र किया और फिर उसके बाद में योगेंद्र जी से भी यही सवाल रहेगा। ये स्लीपर सेल्स सर लंबे समय से पार्टी में है, लेकिन अब तक इन्हें निकालने की जो कोशिशें हैं वो हर बार विफल हुई और उसका खामियाजा पार्टी को अपनी कमजोरी के साथ भुगतना पड़ा है। इस बार क्या नई कोशिश होगी, भले वो 2027 के चुनावों को देख लिया जाए या फिर 2022 का वो खराब प्रदर्शन जो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन, 17 सीटें सर। जयती जी, मैं यही कह रहा था आपको कि निश्चित तौर पे वो इस तरह के जो लोग हैं उनको उनकी छानबीन की जाएगी और राहुल जी ने फ्री हैंड कर दिया है एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष जी को और पार्टी को। और ये बात निश्चित तौर पे ये बात सही है कि बहुत सारे लोग जो है वो भाजपा के इशारे पे हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। तो मुझे कहना चाहिए कि एक तो पार्टी अपने स्तर पे ये इस तरह के काम करेगी, दूसरी तरह जैसे आपको अभी बताया गया कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी बड़ी महती भूमिका रहेगी आने वाले वक्त के अंदर, खास करके टिकटों के अंदर। इस तरह से पार्टी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके और अपने स्तर पे मजबूत करने के लिए एक लंबा रोड मैप पार्टी ने तैयार किया है। लेकिन दूसरी इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में कर क्या रही है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, राज्य की इनकी सरकारें क्या कर रही है, उन तमाम चीजों को भी आम जनता के बीच में लाने की आवश्यकता है। आप मानते हैं कि जनसंपर्क के जरिए रिवाइवल हो पाएगा? बात कहना चाहता हूं सर, जनसंपर्क के जरिए हो पाएगा ये सब? तो जनसंपर्क में कमी है। मैं उदाहरण देके आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों सीएजी की एक रिपोर्ट आई, उसमें सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो बीएसएनएल है जिसको बिल्कुल खत्म कर चुकी है केंद्र की सरकार, और उसके जितने टावर है पूरे देश के अंदर, वो पिछले 10-11 साल से इसको जियो को इन्होंने दे रखे किराए के ऊपर। वो सारी बातें सर सुनिए, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सब कर लीजिए। मेरी बात सुनिएगा, मैं वही बात कहना चाहता हूं कि उसमें से कैट ने 1752 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग निकाली है जियो कंपनी के खिलाफ में। सर मेरा सवाल मजे की बात यह है कि सारे फैक्टर्स ने और ना ही भारत सरकार ने किसी ने भी जियो से सर, ये अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस बात को लेकिन ना तो आपके चैनल्स उठाते हैं सर, ना ही कोई देश का दूसरा बिल्कुल उठाते हैं सर, लेकिन राय सिंह जी इस तरह की तमाम किस तरह से इस देश को, लेकिन सबसे बड़ी बात इस तरह से 2 लोगों को इस देश की जो है तमाम संपदाएं और जो धन है वो लुटाया जा रहा है। तमाम तरह की जो बातें हैं, इन चीजों को लेकर के इस देश के सामने इस भारतीय जनता पार्टी और इनकी काली करतूतों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। लेकिन सर आपके पास में मैं क्या कह रही हूं सर, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूं कि आपके पास में फैक्ट्स और ये अच्छी बात है। आयोग जो है आज चुनाव आयोग है, योगेंद्र जी आप बताइए। चुनाव आयोग जो है उसमें बिग क्वेश्चन है किस तरह से चुनाव आयोग को वो सब चीजें सर हमने सुन ली, हमने सुनी वो सारी चीजें हमने सुना। राय सिंह जी वो सारी बातें हमने सुनी, आप मेरी बात तो सुनिए सर, मैं आप ही के पक्ष में बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये सारे फैक्ट्स अच्छी बात है कि आपके पास में है, ये सारा ब्यौरा जनसंपर्क के जरिए अगर आप एक एक परिवार में जाके या फिर आपके जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर से मजबूती के साथ लोगों तक डोर टू डोर पहुंचाएंगे तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। मैं वही कह रही हूँ और वही जिक्र उन्होंने किया। योगेंद्र जी आप बताइए, क्योंकि राहुल गांधी मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अच्छा साहसिक कदम था कि वो कह रहे हैं कि कम से कम इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो तमगा कांग्रेस पार्टी का लिए हुए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये साहसिक कदम उनकी विफलता और हताशा को नहीं जता रहा था जो मंच से उनकी नजर आ रही थी? और कार्यकर्ताओं के बीच इस संदेश का क्या मैसेज गया होगा? योगेंद्र गुप्ता जी आने वाले समय में इसे कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं? मैं वही जयंती कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी, ये अगर प्रवक्ता कह रहे हैं स्लीपर सेल है, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, गद्दार हैं, तो सवाल ये कि क्या इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है राहुल गांधी और खड़गे के अंदर? वो रोजाना मिलते हैं, रात दिन बात करते हैं, तो क्या राहुल गांधी उनको नहीं बता सकते? इनका रिसर्च होगा, सर्च होगा, पहचान की जाएगी, फिर उनसे पूछताछ की जाएगी, नोटिस दिए जाएंगे, फिर उनको अरे भाई अरसा निकल जाएगा। आपकी पार्टी की पहले दयनीय स्थिति है। राहुल गांधी क्यों नहीं खड़गे को कहते हैं कि अच्छा दूसरा बताइए, अगर राहुल गांधी कहें कि XYZ% गद्दार है तो क्या खड़गे की हिम्मत है कि वो कहेंगे कि नहीं मैं इसको नहीं निकालूंगा? मैं वही आपका कह रहा हूं बार बार कि इतना बड़ा कम्युनिकेशन की गैप क्यों है? अगर गद्दार है तो क्यों नहीं निकाला जाता है? राहुल गांधी सीधे खड़गे को क्यों नहीं बोलते हैं?
खड़गे सोनिया को क्यों नहीं बोलते हैं, प्रियंका उनको क्यों नहीं बोलती है। मैं यही बता रहा हूं कि ये सब चीजें जो है ना, आप कहते हैं तो जो कार्यकर्ता उसके अंदर और दिग्भ्रम फैलता है कि भाई राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, खड़गे जी बोल नहीं रहे हैं, प्रियंका उस पर एक्शन नहीं लेती है, सोनिया गांधी जी कुछ करेंगी नहीं, तो आखिर पार्टी में चल क्या रहा है। तो आप ये कह रहे हैं योगेंद्र जी की जो बयान उन्होंने दिया है कि जो छलनी होगी, जो छटनी होगी और जो फिल्टर किया जाएगा, अगर ये सिर्फ बातों के जरिए किया जाएगा तो कार्यकर्ता हताश होंगे, लेकिन वाकई में अगर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसका प्रभाव नजर आएगा 2027 के चुनावों से पहले होता हुआ कांग्रेस की स्थिति से। जयंती, मैं आपको बताता हूं दरअसल क्या है, राहुल गांधी के अंदर भी एक छटपटाहट है। उनको लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, होना चाहिए, लेकिन उनके हाथ उनको लगता है कि बंधे हुए हैं। तो ये जो बार बार क्योंकि मंच से कहना और बाद में एक्टिव नहीं होना, ये चीज बताता है कि उनके अंदर कुछ है। या तो देखिए, कांग्रेस को अगर पूरा अपना बदलना है तो या तो कांग्रेस एक काम करे कि राहुल गांधी के हाथ में पूरी तरह से कमान दे दे, अघोषित रूप से कमान देकर आधी उनकी बातों को माना और आधी बातों की अवहेलना करना। कांग्रेस का ऐसा भला कभी हो नहीं सकता। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की तरफ फर्म स्टेप लेना होगा अगर कांग्रेस को राजनीति में बने रहना है। ठीक है, सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी, जनसंपर्क बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी की आज जो वर्तमान स्थिति है, बूथ से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में विश्वास डेवलप करना, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, हर चीज को अपडेट करते हैं, जो निर्देश है उसे माना जाता है, और कहीं ना कहीं जो लूप होल है कांग्रेस पार्टी का वो यही रहा है कि जनसंपर्क बहुत वीक रहा। लेकिन अब चुनावों से पहले इस चीज का जिक्र करना कि सभी के बीच पहुंचेंगे, एक मजबूत नेतृत्व होगा, छटनी की जाएगी, फिल्टर होगा, ये अच्छी कोशिशें तो है सुभाष जी, ने अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए जो आज सारी बातें हुई। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे थे, जो विपक्ष है, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में तब तक नहीं आने देगी जनता। पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, काडर भी है, और वो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की जो आला नेता हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो चक्कर है, इसमें क्या है कि जो डिसेंडिंग व्यवस्था है वो खराब है, और जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी तब तक कोई आरोप लगा लीजिए आप। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने आरोप इन्होंने लगाए हैं, लेकिन चूंकि इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी डाउट में है इसलिए, और इनके जो एक्शंस हैं, अब स्लीपर सेल्स की बात चल रही है, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी से बड़ा प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई है ही नहीं इन दिनों। वो तो जब भी बात करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के 5% वोट बढ़ जाते हैं कि भाई ये है क्या, ये है क्या प्रधानमंत्री का चेहरा आपका, ये है क्या आपका विपक्ष। बात ये है, मल्लिकार्जुन खड़गे को ले लीजिए, कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं और वो राहुल गांधी को शूट कर रहे हैं। राहुल गांधी को अशोक गहलोत जैसे नेता क्यों नहीं शूट कर रहे हैं? अशोक गहलोत में संगठनात्मक ताकत है, अशोक गहलोत नॉर्थ इंडिया में काम कर सकते हैं, जहां पहले नॉर्थ इंडिया ये डिसाइड करता था प्रधानमंत्री का। सुभाष जी, एक सवाल जहन में और है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मजबूत नेतृत्व को लेकर, तो क्या अभी भी वो कमी पेशी रह गई है और पार्टी को अब इस पर भी मंथन करना चाहिए, जो वाकई में मजबूत नेतृत्व है, जिनकी कार्यकुशलता बहुत बेहतरीन है, और उस बेहतरीन कार्यकुशलता को अब समय आ गया है कि वो सामने लेकर आए और फ्रंट पर आकर काम करवाएं? एक छोटा सा जवाब इस पर, उसके बाद दिनेश पर भी लौटना है। सुभाष जी, बात यही मैं कह रहा हूं ना कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को चूंकि वो सूटेबल लग रहा था आपको कैंडिडेट, आपको आप मुझे बताइए कि इतनी एज में जाकर, एक एज भी होती है आदमी की काम करने की, आपको पूरा देश संभालना है, एक तरह से कांग्रेस को पूरे देश में देशव्यापी प्रचार प्रसार करना है, तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे उम्रदराज आदमी, लेकिन नहीं सुभाष जी, ये बात वो कर चुके हैं, ये बात उन्होंने कही है कि युवाओं की उन्हें जरूरत है, लेकिन जो अनुभव है उसकी भी दरकार है। आप बने रहिए, दिनेश का एक बार रुक कर लेते हैं। दिनेश, लंबे समय से आप इन कांग्रेस से जुड़ी हुई गतिविधियों को कवर कर रहे हैं, आपने स्थितियों को बहुत अच्छे समय में भी देखा है, बदलते हुए भी देखा, और अब इस समय भी देखा जब लगातार कोशिशें की जा रही है। आज का अधिवेशन क्योंकि खत्म हो गया, दिनेश, क्या बदलाव की बयार बहती हुई नजर आई? क्या वाकई में लगा कि यह अधिवेशन दूसरे अधिवेशनों के मुकाबले ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, पार्टी को फायदा पहुंचाएगा? दिनेश, दिनेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, राय सिंह जी, आप अपनी बात रख रहे थे, और ये अच्छी बात है सर, क्योंकि अब मंथन किया जा रहा है, और हर एक एग्जाम के बाद में, अगर परीक्षा के बाद मंथन किया जाए परिणामों को लेकर भी, तो अगली परीक्षा के लिए इंसान तैयार हो जाता है। इस अधिवेशन के लिए शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और जिस कोशिश में है उस कोशिश के जरिए अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करे। लेकिन अधिवेशन में बदलाव के बयार के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स है राय सिंह जी, जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ध्यान रखेगी? कौन सी गलतियां हैं जिन्हें दोहराया नहीं जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जैसे इस तरह के जो लोग हैं जो कांग्रेस में रह करके बीजेपी अन्य दलों के लिए काम करते हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या प्रोसेस होगा सर? वो बताएंगे ना आपको, समय पर बताएंगे, टाइम पे बताएंगे, कोई आज सारा कुछ डिसाइड थोड़ी हो गया है। ये तो बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिएगा मैडम, आप डिस्टर्ब मत करिए, मेरी बात सुनिएगा। तो जैसे उनको चिन्हित करके उनको निकालने का काम होगा। हमारे जो जिला अध्यक्ष है, जो एकदम ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, उन लोगों का
किसी भी तरह की जो चुनावी गतिविधियां होंगी उनका डायरेक्ट उसमें फीडबैक लेकर के उसके हिसाब से उनको चयन किया जाएगा। और तमाम तरह के जो है मुझे कहना चाहिए कि राहुल जी के अभी प्रश्न उठाए गए, हमारे मतलब ये योगेंद्र जी भी कह रहे हैं और इन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी जी भी प्रश्न उठाए, भाई आपको तकलीफ क्या हो रही है? अच्छा, वो अभी सुभाष जी कह रहे थे कि राहुल गांधी बोलते हैं और बीजेपी की वोट कौन सी बात से बढ़ जाते हैं? क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं कि जो आलू से सोना बनने की बात थी वो नरेंद्र मोदी जी नहीं गई थी क्या? नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बात को राहुल गांधी जी कोट कर रहे थे कहीं पे, और उसको क्लिप बना करके इनके मीडिया सेल ने और उसको पूरे हिंदुस्तान में चला करके और एक माहौल बना दिया गया। वो तमाम बातें एक्सपोज हो चुकी है। आज राहुल गांधी इस देश के, कांग्रेस के नहीं पूरे देश के और विपक्ष के निर्विवाद नेता हैं। जब वो बोलते हैं तो धरती हिलती है। मैडम, आप कैसी बात करते हैं? राहुल गांधी की एक बात पे इस देश का नौजवान, सर मेरा तो सवाल यही था, नौजवान उनकी बात पे यकीन करता है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनकी बात पे यकीन करता है, और हिंदुस्तान का गरीब मजदूर और किसान एक आदमी राहुल गांधी की बात पे विश्वास करता है। वो तर्कसंगत बात करते हैं, वो लॉजिक्स के साथ बात करते हैं, अच्छी बात है क्योंकि जनता चाहती है, शास्त्र वाले से कहलवाते हैं। करेक्ट सर, मेरे पास समय का अभाव है, उनके बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक कहा, और आप क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को दंगा करने की बात करते हैं? ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को लूटने में लगी है, 15 लाख से योगेंद्र जी एक स्टेटमेंट इस पर, योगेंद्र जी एक छोटा सा स्टेटमेंट, समय का अभाव है सर समझिए। जी ठीक है योगेंद्र जी, कभी आपके टीवी का डिबेट नहीं होता, कभी इस पर चर्चा नहीं होती। योगेंद्र जी सर सब पे चर्चा होती है, और अभी भी मेरा सवाल सर मेरा सवाल भी आपसे वही था, मेरा सवाल वही था, और मैंने आपको शुभकामनाएं दी उस चीज के लिए कि अच्छी बात है कि अधिवेशन की शुरुआत के साथ जिस मनोस्थिति से कर रहे हैं कांग्रेस उस तक पहुंचे, ये बधाई भी थी और शुभकामनाएं थी। आप दूसरे एंगल में उसको लेकर गए, लेकिन अभी भी मेरी शुभकामना आपके साथ है। योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की मजबूती जनता में भी एक विश्वास डेवलप करेगी, क्योंकि जनता भी चाहती है जो कांग्रेस से जड़ों से सदियों से जुड़े हुए हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो कांग्रेसी है सदियों से, उनको चाहिए कि अब एक बदलाव हो और बदलाव की बयार बहे। एक छोटा सा इस पर रिएक्शन योगेंद्र जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, उसको दरकिनार करना कहीं संभव नहीं है, और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष का भूमिका निभा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं गोदारा जी को वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी को नेता मानने से कौन इनकार करता? हम इनकार नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी जब इतनी जब पावरफुल पोजीशन, नहीं मैं ये कह रहा हूँ इतनी पावरफुल पोजीशन में है, तो राहुल गांधी को अप्रत्यक्ष रूप से नेता बनाने के बजाय कांग्रेस की कमान आप क्यों नहीं सौंप देते? ताकि वो कहते हैं गद्दार तो तुरंत निकाले, वो कहते हैं कि ये अटैक होना चाहिए, तुरंत अटैक करें। भाई उनको लाइए ना आप। आपको क्या तकलीफ हो रही है इसमें? ना ये हमारी पार्टी इंटरनल मैटर है, किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, मुझे कोई किसकी क्या भूमिका रहेगी, किसकी क्या अहमियत रहेगी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है, हम यही आप फालतू की पंचायती कर रहे हो, प्रत्यक्ष नहीं, हमारे घर का मसला आप पंचायती कर रहे हो। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए इस चीज को। ठीक है राय सिंह जी, योगेंद्र जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बात साफ है, अधिवेशन चल रहा था और अधिवेशन खत्म हो गया है। राहुल गांधी का कलेवर एक बार फिर से स्ट्रांग नजर आया। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राजस्थान से नेता, सभी ने अपने अपने पक्ष रखे और कोशिश यही की कार्यकर्ताओं तक उस मैसेज को पहुंचाने के लिए सबसे पुरानी पार्टी अपने नए कलेवर में नजर आएगी, और नए कलेवर में नजर आकर 2027 के चुनावों से पहले जनता को उस मैसेज पहुंचाने की कोशिश लगातार करेगी कि कांग्रेस अभी भी आपके साथ में है और कांग्रेस पर एक बार फिर से विश्वास करना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि मैसेज किस हद तक पहुंच पाएगा और अधिवेशन का फायदा कैसे पार्टी को मिलेगा। चलिए फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।